वांगहो नदी के किनारे। तो ये सभ्यताओं का दौर ही नदियों से शुरू हुआ। तो प्रारंभ से ही नदियाँ महत्वपूर्ण रही हमारे जीवन में, और आज तो और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो फिर तो चाहो या ना चाहो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो चलिए हम लोग ना क्यों चाहे पढ़ेंगे, चाह करके पढ़ेंगे। चलिए विश्व की नदियाँ का हम लोग शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं मैप, यहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। महादेश याद होना चाहिए, ये एशिया महादेश है, ये यूरोप है। यहाँ पे एक यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं महादेशों में जो प्रमुख नदियां हैं उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये रेड कलर के लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नदियों को मैंने इंडिकेट किया है ताकि आप आसानी से देख सके कि कौन सी नदी कहाँ है। सबसे पहले हम लोग एशिया से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं, तो कुछ जो महत्वपूर्ण एशिया की नदी है उसको शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये भारत है, इसी के आसपास से हम लोग शुरू करते हैं। एशिया में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, नदियों का जंजाल है एक तरह से, लेकिन हम लोगों को सब नहीं पढ़ना है, वहीं से पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। तो भारत में आप पढ़े हैं कि गंगा, यमुना, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं जो हम लोग भारत के दौरान पढ़ लेते हैं। तो ये एक सिंधु नदी है जो कि भारत से निकल करके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये नदी भी एक आ जाता है क्वेश्चन में। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप सिंधु नदी को देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो एशिया से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यांगसी नदी और वांगहो नदी से। ये चीन की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो मध्य चीन से निकल करके दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। ये यांगसी नदी है, इसको कहीं कहीं यांगसी क्यांग भी लिखा जाता है, और ये यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर। याद कर लेंगे दोस्तों, 5797 किलोमीटर यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन में निकल करके इधर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसी के ऊपर जो नदी है वांगहो नदी, यह भी चीन की एक प्रमुख नदी है, और यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो वांगहो नदी के किनारे हुआ था, और इस नदी के किनारे पीली मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण इस नदी का जल पीला दिखाई देता है और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, स्पेशली एशिया में, ठीक है, तो वांगहो नदी को। तो ये दो क्वेश्चन आपको चीन से याद कर सकते हैं। आते हैं इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां हम लोग पढ़ते हैं कि आसियान देश, उस तरफ की दो तीन नदियां हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आती है। एक सबसे पहले ये इरावदी का नाम आपने सुना होगा। यह म्यांमार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इसे म्यांमार का जो है जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। याद हो जाएगा दोस्तों, इरावदी नदी जो है वो म्यांमार में बहती है और इसे म्यांमार में जीवन रेखा के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा म्यांमार के उत्तरी सीमा से और पूर्वी सीमा से बहने वाली एक और नदी है जिसका नाम है शाल्वीन नदी। क्या नाम है दोस्तों? शाल्वीन नदी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में फिगर बना करके और एक नदी इस सीमा से बहते हुए दिखाई गई और नाम पूछा गया कि इसका नाम क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या नाम है? शाल्वीन नदी, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि यही म्यांमार से इस तरफ ये तिब्बत क्षेत्र जो है चीन में, वहाँ से एक नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद चीन होते हुए, म्यांमार होते हुए, थाईलैंड, लाओस होते हुए वह पूरे पूर्वोत्तर के कई देशों में, यहाँ तक कि वियतनाम तक जाती है। इसका नाम कुछ और नहीं है बल्कि मेकांग नाम है। ये बहुत ही VVI रखिएगा, इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। मेकांग नदी जो है विशेष रूप से वह चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और निकलने के बाद पूर्वोत्तर के कई देशों में, जैसे हमने अभी पढ़ा म्यांमार, लाओस, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन देशों में बहती है। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा कि भारत की एक बहुत अच्छी परियोजना जो है इन पूर्वोत्तर के देशों के साथ चल रही है, जिसका नाम है गंगा मेकांग परियोजना, ठीक है, या मेकांग गंगा परियोजना। तो यहाँ की मेकांग नदी और भारत की गंगा नदी, इन दोनों के नाम पर ही इस परियोजना का नाम रखा गया। तो पूर्वोत्तर में बहने वाली एक सबसे प्रमुख नदी है मेकांग नदी। तो यहाँ से हमने 3, 4, 5 नदियों का अध्ययन किया और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बनाने जाएंगे 100% ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे।
एशिया में हम लोग, ये ऊपर का हिस्सा रूस का है, इस रूस के क्षेत्र में दो नदी हम लोग देख सकते हैं, एक का नाम है येनिसी और एक का नाम है लीना। ये दोनों ही नदियां रूस के आंतरिक भागों से निकल करके ऊपर में आपको पता होगा आर्कटिक सागर है, सॉरी आर्कटिक महासागर है, उस आर्कटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, नदियों से जुड़े हुए 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से ये निकलती है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं और जहाँ ये गिर जाती है उसको हम लोग मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ यहाँ से निकल करके आर्कटिक क्षेत्र में जाकर के गिर जाती है। नाम याद रख लेंगे, येनिसी और लीना। ठीक है, तो ये एशिया की कुछ प्रमुख नदियों का अध्ययन हमने किया। आइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया का करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमें ज़्यादा नदी नहीं पढ़ने हैं, एक मरे और एक डार्लिंग नदी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सहायक नदी में है और मरे और डार्लिंग नदी यह एशिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र बनाते हैं। चूँकि इस क्षेत्र में नदी बहती है, मौसम अच्छा रहता है, वर्षा भी होती है, तो यही कारण है कि यही वह एरिया है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कृषि क्षेत्र बनता है। और मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये सब सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जैसे कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, तो ये सारे जो मरुस्थल दिखाई देते हैं ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में, और यहाँ पे ही कृषि प्रदेश बनता है जहाँ पर मरे और डार्लिंग नदी उपलब्ध है। तो आप वहाँ से एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो मरे डार्लिंग नदी। अब आते हैं हम लोग इस तरफ बढ़ते हुए यूरोप में आते हैं दोस्तों। यूरोप में कई नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा बड़ी नदियां नहीं है जैसा कि एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन नदियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये आप दिखाई दे रहा हो आपको, ये लंबी नदी है सबसे, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी में हम लोग चलेंगे, इसके पास वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी आती है। डेन्यूब नदी इसलिए महत्वपूर्ण है, ये नदी जो आप देख रहे हैं ये डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी से क्वेश्चन आता है, इसके किनारे कई व्यापारिक बंदरगाह हैं जिसके कारण व्यापारिक दृष्टि से ये काफ़ी प्रसिद्ध नहर है, नदी है यूरोप में। तो यूरोप से 2 हमने पढ़े, एक पहले वोल्गा नदी पढ़ा जो कि सबसे लंबी नदी है यूरोप में, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब नदी। अब आते हैं जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये नदी जो दिखाई दे रहा है ये राइन नदी है, याद कर लेंगे दोस्तों, राइन नदी। राइन नदी जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि यह जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी का अर्थात होता है 2 क्षेत्रों में पहाड़ी है और उसके बीच से होकर के बहने वाली नदी। तो यूरोप में बहने वाली भ्रंश घाटी से नदी के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है राइन। और इस राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि इसके भ्रंश घाटी के किनारे कोयला बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और टेम्स और सीन, ये 2 नदियों के नाम तो आपने आसानी से सुने ही होंगे कि लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है तो सीन नदी के किनारे है। बहुत ही अच्छा याद करने का तरीका होता है ये सब कि मैप में देख करके उसको थोड़ा सा हम लोग जगह भी याद कर लें। तो एक क्वेश्चन जो आपके अलग अलग बुक में आते हैं, एग्जाम में आते हैं कि विश्व के कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं विश्व के प्रमुख देश और उसके जो शहर है जो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये टेम्स और सीन से बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं कि इनके किनारे कौन से शहर बसे हुए। तो टेम्स के किनारे लंदन और सीन के किनारे पेरिस। तो यूरोप की ये 4-5 नदियां जिसको हमने देखा, ये वोल्गा नदी, ये जो एरिया देख रहे हैं ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर आप पढ़े होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा सागर अगर कोई है तो कौन है, कैस्पियन सागर, तो उसी से है जुड़ा हुआ वोल्गा नदी। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका महादेश में। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको बनेंगे। सबसे पहले हम लोग नील नदी के पास चलते हैं।
यहाँ से दो नदियाँ निकलती है मध्य अफ्रीकी क्षेत्र से, ठीक है। एक विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के पास से एक निकलती है श्वेत नील नदी, और उसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील नदी, और दोनों आगे जाकर के जब मिल जाती हैं तो डायरेक्ट इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और ये नील नदी बहते हुए अफ्रीका के कई देशों से गुजरते हुए ये आकर के मिलती है भूमध्य सागर में। कहाँ आकर के मिलती है दोस्तों? भूमध्य सागर में। तो नील नदी से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उद्गम केंद्र कहाँ है, तो विक्टोरिया झील है, और वहाँ से निकल करके कहाँ जा कर के गिरती है, तो भूमध्य सागर में। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वह 6690 किलोमीटर है, और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है इसको याद रखना, 6690 ये इसकी लंबाई है, और यह जो है विक्टोरिया झील से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं कि आसवान बांध किस नदी पे है, तो नील नदी पे है, और मिस्र को किस नदी का देन कहते हैं, तो नील नदी का देन कहते हैं। यही कारण है कि आपने पढ़ा भी है पहले कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो नील नदी के किनारे थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है विश्व के स्तर पर अगर देखें तो, क्योंकि सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका में दो तीन क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये नाइजर नदी हम लोग देखते हैं। इस नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके अलावा ये कांगो नदी जो देख रहे हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग रेलवे से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कांगो नदी से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आप जानते हैं कि विषुवत रेखा जो है वो अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, तो ये कांगो नदी जो है वह विषुवत रेखा को दो बार क्रॉस करती है, एक बार इस तरह जाते के समय और एक बार इस तरह से वापस लौटते के समय। तो इस तरह से विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली अफ्रीकी नदी अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है कांगो नदी। ये कांगो बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, और कांगो क्षेत्र जो है अपने जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी घना क्षेत्र है, वन के लिए भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है। अब आते हैं यहाँ पे दो और अफ्रीकी नदी जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक जाम्बेजी नदी है और एक लिम्पोपो नदी है। तो सबसे पहले हम लोग लिम्पोपो को देखते हैं। ये लिम्पोपो नदी से क्या क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी। तो जहाँ ये कांगो थी वो विषुवत रेखा को दो बार काट रही थी, ये लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को दो बार काट रही है। तो आसानी से आप दोनों याद कर सकते हैं कि कांगो ने विषुवत रेखा को और लिम्पोपो ने मकर रेखा को दो बार काटा। काटने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये नदी की ये रेखा हो गया, और इसको इस तरह से नदियां जो है दो बार अपने मार्ग में क्रॉस करती हैं, तो इसी को कहा जाता है कि दो बार उन्होंने नदियों को क्रॉस किया या काटा। अब आते हैं हम लोग जाम्बेजी नदी की ओर। जाम्बेजी नदी से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक विक्टोरिया जलप्रपात है, यहाँ हमने पढ़ा था विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकल रही थी, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं विक्टोरिया जलप्रपात, यानी वाटरफॉल, झरना के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जाम्बेजी नदी जो है इसी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। इसके अलावा एक बांध है करीबा बांध, याद कर लेंगे दोस्तों, करीबा बांध। ये करीबा बांध अपनी विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यह करीबा बांध इसी जाम्बेजी नदी पे है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है और जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध है। तो दोनों ही जाम्बेजी नदी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हमने देखा अफ्रीका को। एक बार रिकॉलिंग करते हैं, फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे। हमने एशिया के कुछ प्रमुख नदियों को देखा, इसमें हमने स्पेशली यांगसी, वांगहो, मेकांग, इसके अलावा इरावदी, साल्वीन आदि नदियों से जुड़े हुए पॉइंट्स हमने देखे। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी को हम लोगों ने देखा, और जब हम यूरोप में आए तो वोल्गा, डेन्यूब, राइन, इस तरह की नदियों से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने समझने का प्रयास किया। और जब अफ्रीका में आए तो हमने नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है 6690 किलोमीटर, तो ये इसको देखा। और इसके अलावा जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, नाइजर आदि से जुड़े हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास किया।
अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ओर। नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए कई नदियां यहाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। इसमें से क्वेश्चन कम से पूछे जाते हैं। जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें सबसे फेमस है मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी नदी मध्य अमेरिकी क्षेत्र से निकल करके मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ आकर के गिर जाती है। और इसकी दो सहायक नदी है, एक मिसौरी और एक टेनेसी। दो याद कर लेंगे दोस्तों। मिसिसिपी नदी जो यूएसए में निकल करके जो मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है मिसौरी एवं टेनेसी। ठीक है, और इससे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। ये मिसिसिपी नदी जब अब मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो मिट्टी का गाद छोड़ती है, तो इसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं जब गाद छोड़ती है तो। लेकिन इसके द्वारा बनाए गए डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार के होते हैं, पक्षी के पंजे के आकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में स्पेशली पूछे गए हैं कि पक्षी के आकार के, पंजे वाले आकार के डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो बहुत आसान है बताना कि मिसिसिपी नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर उत्तरी अमेरिका में कुछ नदियों के नाम देखें तो एक नदी नेल्सन है जो विशेष रूप से कनाडा क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा आप अमेरिका के इस क्षेत्र में एक देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी है, और उत्तरी क्षेत्र में जो कनाडा का क्षेत्र है और यहाँ पे अलास्का का क्षेत्र है एक मैकेंजी नदी देखेंगे। दोस्तों ये यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि आप इस पे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नाम बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आप यूपीएससी और पीसीएस लेवल के जब क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार क्या होते हैं कि वहाँ पे एक मैप दे दिया जाता है और मैप में नदियों के सिंबल दे दिए जाते हैं। केवल एक रेखा के रूप में नदी को दर्शा दिया जाता है और उसे 1 2 3 करके अंक दे दिए जाते हैं और फिर आपको सजाना रहता है कि कौन सी नदी को इस 1 2 3 द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। तो उसको समझने के लिए, उस प्रश्नों को बनाने के लिए ही इस तरह से नदियों को कम से कम देखा हुआ रहना कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में बहती है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में हमने यहाँ देखा सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पर जो उत्तर क्षेत्र से जो आर्कटिक सागर में जाकर के मिलने वाली नदी है वह है मैकेंजी नदी। इसके अलावा अमेरिका के इस पश्चिमी तट पे कोलंबिया नदी है और यह मध्य मैक्सिको क्षेत्र के किनारे पर स्थित एक नदी है जिसका नाम है रेड नदी। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में हम लोग मुख्य रूप से मिसिसिपी मुख्य रूप से प्रश्न में पूछे जाते हैं और बाकी सेंट लॉरेंस, नेल्सन और ये रेड और कोलंबिया जैसे नदियों को आप केवल स्थान के रूप में याद रख सकते हैं और इससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो फिर आप उसको बना सकते हैं। जब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में ये किनारे पर एक इंडीज पर्वतमाला स्थित है। आपने पढ़ा भी होगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज। और सबसे ऊंची पर्वतमाला तो वह भारत और नेपाल के क्षेत्र में स्थित जो हिमालय है वह विश्व की सबसे ऊंची है, लेकिन यहाँ एंडीज है। इसी एंडीज पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेजन। ये ब्राज़ील में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो इसी एंडीज पर्वतमाला से निकल करके इस साइड में जो महासागर है अटलांटिक महासागर, क्या है दोस्तों, अटलांटिक महासागर, उस अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। इस नदी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अमेजन बेसिन या अमेजन की जो यह नदी है वह विश्व की सबसे चौड़ी या बृहत जल रखने वाली नदी है। इसको हम जल मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी का आकार देते हैं, सबसे चौड़ी नदी देते हैं तथा लंबाई में इसे नील नदी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो विशेष रूप से 6296 किलोमीटर है और हमने यहाँ पढ़ा था कि नील की लंबाई जो है वो 6690 है। तो ये दो की लंबाई आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मुख्य रूप से लंबाई वाले क्वेश्चन नील और अमेजन से ही पूछे जाते हैं। तो ये सबसे लंबी नदी हो गई, ये सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी हो गई तथा सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है मेडीरा। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अमेजन की एक प्रमुख सहायक नदी कौन है, मेडीरा है। इसके अलावा आप
दक्षिणी अमेरिका में दो और नदी के स्थान आप देख सकते हैं। एक जो सबसे उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है ओरिनोको, यह नदी है जो विशेष रूप से इसी एंडीज पर्वतमाला से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पराना, जो निकल करके यह भी अटलांटिक महासागर में ही गिरती है। तो इनको आप स्थान के रूप में याद कर सकते हैं। अब इतनी सारी नदियों को आपने देखा है, निश्चित रूप से कन्फ्यूजन बढ़ रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप सभी नदियों को 2-3 बार आप नाम सुन सके, स्थान देख सकें कि कौन सी नदी कहाँ स्थित है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। काफ़ी हद तक आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सके होंगे। उसके बाद आपको करना ये होता है कि आप इसको लिस्ट वाइज सजा लें। मैं कोशिश करूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और उसके जो मुहाने हैं उसको मैं इंडिकेट करूं, तथा कुछ शहरों के नाम इंडिकेट करूं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको मुख्य रूप से नदियों के नाम बताएं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, तो मैंने उनके नाम नहीं बताए क्योंकि वो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि नदियों के क्रम में नहीं पढ़ना है, केवल इसलिए पढ़ना है कि उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने वीडियो पर नदियों से जुड़े हुए एक वर्ल्ड के मैप के थ्रू उसको देखने का प्रयास किया, पसंद आएगा और समझ में आएगा कि कैसे नदियां अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियां मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वॉचिंग फॉर एडुटेरिया।